हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इतने दिनों बाद मुझे देखकर आप सभी भी उतने ही खुश हुए होंगे जितना मैं खुश हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने वक्त ले लिया वापस अपने एस्पिरेंट्स टुडे पे आने के लिए और आपके लिए कुछ नया एजुकेशनल वीडियो लाने के लिए। कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाई थी इतने दिनों से, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं मेंस एग्ज़ाम से पहले लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ। अगर आप में से किसी के पास कोई यूज़फुल सजेशन हो या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और जैसा कि मैंने फिर से कहा है कि आज स्वप्निल सिंह आपके लिए फिर से स्वागत करती है आप सभी का आज के इस क्लास में, जिसमें मैं 66 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में आने वाले सेक्शन 3 ऑफ जीएस पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन का। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट सजेशंस है या कोई कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सारे सजेशंस हम बहुत ही अच्छे तरीके से टेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर काम करके अपने आप को बेहतर कर सकें। साथ ही में जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस के साथ आप जुड़े रह सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेक्शन के, विच इज़ द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो है ये दो पेपर्स प्रिसाइजली दो जीएस के पेपर्स में कंडक्ट की जाती है अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल पेपर, विच इज़ जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, जो टोटल 72 नंबर यानी 72 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। साथ ही में आपको ये भी जानना होगा कि स्टैटिस्टिक्स में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो नॉर्मल एप्टीट्यूड के होते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं, ना कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल लेवल के। तो अगर जो बच्चे नॉन कॉमर्स या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो प्लीज़ घबराएं नहीं। ये ना सोचें कि जस्ट बिकॉज आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है जितने आपके कॉम्पिटिटर्स की तो आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था हमेशा से आप सभी से कि अगर मन में आप कुछ ठान लेते हैं तो ज़रूर उसमें सक्सेस पाते हैं। तो आज के इस फर्स्ट क्लास में, जिसे हम फाउंडेशन क्लास कहेंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है क्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कुछ अलग चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जी हाँ, एक सेट ऑफ डेटा होता है जिसे आप उठाकर एक पर्टिकुलर टेबल में, एक पर्टिकुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उससे उसकी एनालिसिस करके उससे कुछ बातें इन्फर करते हैं, यानी कि उससे कुछ बातों का अंदाज़ा लगाते हैं और उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एक तरह से शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी और अ मैथमेटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड अ सेट ऑफ डेटा। अब सबसे पहले जैसा यहाँ लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की। तो शुरुआत जो है वो प्रिसाइसली 3 टॉपिक्स पर डिपेंड करेगी, जो कि इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहला है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत भी कहते हैं। दूसरा है प्रोपोर्शन, जिसे हम अनुपात भी कहते हैं। और तीसरा है एवरेज, जिसे हम औसत भी कहते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जिससे मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप उसे ज़रूर रेफ़र करें, दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ एल के झा बुक। जी हाँ, एल के झा की जो बुक आती है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे जो प्रिपेयर करें बीपीएससी, वो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की एक बुक आती है सांख्यिकी विश्लेषण, उसे फॉलो कर सकते हैं। ये 2 बुक्स बहुत ही उम्दा हैं आपके प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसा मैंने हमेशा से आपको कहा है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए, उसके बाद ही आप किसी बुक को लगाइए। और यही अप्रोच मैं आगे आने वाले स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस में भी फॉलो करूँगी। अब जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, वो तो सबसे पहले यही है कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जी हाँ, प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है या टॉप करना है तो सबसे अच्छी जो तरीका होता है, जो सबसे अच्छा वे होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। अगर आप हर दिन नित अपने मन को समझा के, बुझा के, अपने विल को स्ट्रॉन्ग करके प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके परिश्रम से आपका परिणाम मिलता है। साथ ही में स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपके परिश्रम के अलावा जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट इज़ द कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर जो है
वो भी बेसिक वाला। ध्यान रखिए कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते एग्जाम में, सिर्फ बेसिक कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं जिसमें आप बेसिक कैलकुलेशन करें, वो लेना ना भूलें। साथ ही में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो साथ में कैलकुलेटर लेकर भी बैठे ताकि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तीसरा और आखिरी पॉइंट है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो स्ट्रैटेजी की, वो होती है टाइम लिमिट मेंटेन करना। जैसा मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि एग्ज़ाम में जो होता है ना, उस टाइम आपके पास इतना वक्त नहीं रहता कि आप हर क्वेश्चन को आराम से मज़े से सॉल्व कर सके। आपको विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम उस सवाल को सॉल्व करना होता है और सही सॉल्व करना होता है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए बल्कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो सवाल आप बना रहे हैं उसे सही बनाएं। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आप सवाल सही बनाने लगे हैं, तब जाकर फिर आप टाइम लिमिट मेंटेन करें। और यही चीज़ आपको स्टैटिस्टिक्स में भी करनी है। हर सवाल जो कि 36 नंबर का होता है उसके लिए आप मैक्सिमम 25 मिनट दे सकते हैं, यानी कि दोनों सवाल मिला के मैक्सिमम 50 मिनट का ही समय आप सेक्शन 3 स्टैटिस्टिक्स को देंगे, तभी आप बाकी 2 सेक्शंस के लिए भी सफिशिएंट टाइम मेंटेन कर पाएंगे। और तीसरा और आखिरी चौथा और आखिरी पॉइंट जो मैंने हमेशा से कहा, एक्यूरेसी और स्पीड ही आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जीएस पेपर 1 का पार्ट होता है, सेक्शन 3 का पार्ट होता है, जिसमें टोटल 4 सवाल आते हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 सवाल सॉल्व करने होते हैं जिनके 5 या 6 सब पार्ट्स हैं। हर सवाल के 36 नंबर होते हैं और दोनों सवाल मिला के 72 नंबर होते हैं। और आपको कोशिश करनी होती है कि 60 से 70 मार्क्स आप स्कोर करें, ताकि अगर इन केस आपका जीएस पेपर 1 के बाकी 2 सेक्शंस में मार्क्स कम होते हैं फॉर एनी रीज़न, तो आपका स्टैटिस्टिक्स आपका लाइफ बोर्ड बने जो कि आपको सेव करे और जीएस में बहुत अच्छे नंबर निकाले। और अगर आपने 72 में 72 मार्क्स स्कोर कर दिए, तब तो भाई आपको कोई हरा ही नहीं सकता, आप तो परफेक्ट हो गए हैं। चलिए आज की क्लास फिर हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। जी हाँ, परसेंटेज। आखिर परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक सिंपल से लैंग्वेज में मैं बताऊं तो परसेंटेज इज़ नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ 1/100। जी हाँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे कि कहीं पर भी अगर लिखा है कि कोई चीज़ किसी की x% है, तो आप यहाँ पे उसे x इंटू परसेंटेज की जगह 1/100 लिख सकते हैं। जी हाँ, x/100। उसी तरीके से सपोज हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 20% ऑफ 40 क्या होता है, यानी कि 20% ऑफ 40 क्या होता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 20% की जगह आप 20 इंटू 1/100 करेंगे, जो कि यहाँ लिखा है। जो ये ऑफ है, ऑफ की जगह आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। जी हाँ, कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ ऑफ लिखता है, दैट मीन्स कि यू हैव टू मल्टीप्लाई। और किस नंबर से मल्टीप्लाई? तो जो यहाँ नंबर दिया होता है दैट इज़ 40। वही चीज़ हमने यहाँ किया, 20/100 इंटू 40। सिंपल कैलकुलेशन है, द आंसर इज़ 8। अब मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो कोशिश करें कि अपने फाइनल आंसर को इस तरह के एक डब्बे में गोल करके रखते हैं। द रीज़न बीइंग कि जितना आसान आप अपने एग्जामिनर के लिए अपने आंसर को दिखाना की कोशिश करेंगे, उतना आसान उसको आपके आंसर देखकर मार्क्स देने में होगा। एग्जामिनर को कभी भी इतना परेशान मत कीजिए कि वो आपके नंबर सिर्फ खुद की परेशानी की वजह से काटे। जी हाँ, अपनी हैंडराइटिंग से, अपने फ्लो चार्ट से, अपने मैप से, अपने इस तरह के सॉल्यूशंस को डब्बा बंद करके इस तरह से उसके काम को आसान कीजिए, उसका वक्त बचाइए। अगर आप उसका वक्त बचाएंगे तो वो आप पे मेहरबान होकर आपको ज़्यादा नंबर देगा। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ 8। जी हाँ, कितने प्रतिशत 40 के 8 होते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि ये x% होता है 40 का 8। और क्या करेंगे आप, x/100 इंटू 40 इज़ जहाँ पर पूछा जाएगा दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू। तो जहाँ भी इज़ होगा उसको हटा के इक्वल टू करना है, जहाँ भी ऑफ होगा उसको हटा के इनटू करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। और जैसा कि आप सोल्यूशन देखेंगे कि आंसर फाइनली आपका 20% आ गया। इसी तरीके से अगर और कोई अलग सवाल पूछा जाए तो ये तीसरा टाइप होता है सवाल का, दैट इज़ वृद्धि के सवाल, यानी कि इंक्रीमेंट के सवाल। अगर मान लीजिए यहाँ सवाल दिया है कि 40 में 40 बोलूँ या 40 बोलूँ, बात एक ही है। 40 में अगर 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी, यानी कि 40 जो संख्या है उसमें मैं अगर 20% का इंक्रीमेंट करूँ तो नई संख्या क्या होगी। इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वृद्धि है या जो इंक्रीज़ है उससे इक्वल टू कर लेंगे। किसके? हम मानते हैं कि जो बेसिक परसेंटेज होता है वो होता है 100। अगर किसी चीज़ की वृद्धि होती है तो बेसिक पैरामीटर यानी कि 100
से बढ़ती है, यानी कि 100 में हम कितने % की वृद्धि जोड़ेंगे, 20% की। जब हमने 100 में 20 जोड़ा तो ये आ गया 120%। अब ये किसका 120% मांग रहा था, 40 का, तो बस हमें 120% ऑफ 40 निकाल देना है। अब 120 इंटू 1/100 हो जाएगा, ऑफ की जगह इंटू आ जाएगा, और किसका होगा, ये 40 का, इंटू 40 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 48। जी हाँ, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमने यहाँ देखना है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके लिए कि अब ये बताइए कि एक्सप्रेस द गिवन वैल्यू इन फ्रैक्शन। जी हाँ, फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। तो बस ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 0.008% को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे, और जो ये 0.008 है, तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उनको हटा के नीचे में उतना लिख दिया जाता है। तो ये 3 है, तो हम इसको 1/1000 लिखेंगे, और उसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें भी यही सवाल है, इसमें भी यही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक किताब और एक पेन लेकर इन सवालों को खुद से सॉल्व करें और देख लें कि आंसर मैच होता है कि नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पूछा गया है कि आपको इवैल्यूएट करना है किसको, 28% ऑफ 450। जी हाँ, 28% ऑफ 450 और साथ में प्लस 45% ऑफ 280। तो आपको ये आंसर कैसे निकालना होगा, आपको आंसर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन आप खुद निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जैसा मैंने कहा, 28 इंटू परसेंटेज की जगह 1/100 लिखेंगे, और ये ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार आप ये सॉल्व करेंगे, एक बार आप ये सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों के आंसर्स को मैच कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 252। ये आप खुद से सॉल्व करें। नीचे है फाइंड द मिसिंग फिगर, यानी कि x% ऑफ 25 इज 20125। यहाँ मैंने आंसर आपके लिए छोड़ा है कि आप आंसर खुद से निकालें, तो इसे आप खुद से निकालेंगे और सोल्यूशन मुझे बताएंगे नीचे कमेंट दिए गए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग और अच्छे सवाल पे आते हैं, और किस तरह के और अच्छे सवाल यहाँ पूछे जाते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सैलरी के क्वेश्चंस की। जी हाँ, हम सभी को पता है कि जो पैसा होता है ना, वो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जब पैसे की बात आती है तो ऐसे भी इंसान का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ता है। तो इसीलिए जब हम मैथ्स पे सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो सैलरी के सवाल हैं उन्हें हम ज़्यादा काउंटर करें। तो अब जो पहला सवाल मैं देख रही हूँ उसमें पूछा गया है कि इफ़ एज सैलरी इज़ ₹5000 एंड बीज सैलरी इज़ ₹4000, व्हाट परसेंटेज ऑफ एज सैलरी इज़ बीज सैलरी। जी हाँ, कितना प्रतिशत ए सैलरी का बी सैलरी होगा। बी की सैलरी कितनी है, 4000, ए की सैलरी कितनी है, 5000। अब हम लोग मान के चलते कि मान लीजिए x% है, x% है बी की सैलरी ए की सैलरी के, तो x% ऑफ एज सैलरी इज इक्वल टू बी सैलरी। प्रतिशत की जगह 1/100, और ए की सैलरी कितनी थी, 5000, तो हमने 5000 लिखा। अब बी की सैलरी से हम लोगों ने इसको इक्वल टू कर दिया। तो इस तरह से अगर हम अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। जी हाँ, आइए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आएगा हमारा 80%। समझ में आ गया आप सभी को। एक बार फिर से सवाल देख लें और ध्यान रखें कि जिसकी सैलरी जिसके प्रतिशत से मांगी जाती है, जिसकी मांगी जा रही है वो ऊपर रहता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 4000 ऊपर है, जिसकी प्रतिशत से मांगी जाती है वो डिनोमिनेटर में रहता है, यानी कि नीचे। और उसके बाद जब आपको प्रतिशत निकालना होता है तो आप इंटू 100% या 100 कर देते हैं। ये सिंपल सोल्यूशन हुआ। जो मैंने अभी सॉल्व करवाया वो तरीका हुआ कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप उसको देख कैसे सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन ऐसे ही होगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। What is the percentage of B's salary? ध्यान रखिए, परसेंटेज ऑफ बीज सैलरी मांग रहा है, यानी कि इसकी सैलरी से एक की सैलरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से हम मानेंगे कि y% ऑफ बीज सैलरी इज एज सैलरी। जैसा मैंने आपको हमेशा कहा, जहाँ ऑफ आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। y% यानी y/100 इंटू बीज सैलरी, और इज आएगा तो इक्वल टू कर देना है, यानी एज सैलरी। जिसका प्रतिशत जिसमें से निकालना है, जिसका होगा तो न्यूमरेटर, जिसमें से वो डिनोमिनेटर। तो जिसका क्या है, एज सैलरी यानी कि 5000, जिसमें से निकालना है
यानी कि जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो है 4000, और बस 5000 अपॉन 4000 इंटू 100 करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, चूँकि ए की सैलरी बी की सैलरी से ज़्यादा है तो प्रतिशत भी 100 से ऊपर ही निकलेगा। अब हम चलते हैं नीचे के सवालों पे। अब थर्ड टाइप आता है। जी हाँ, थर्ड टाइप यानी कि वो सवाल जहाँ पे हम इंक्रीमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज एज सैलरी इज़ मोर देन बीज सैलरी, यानी कि कितने प्रतिशत से ए की सैलरी बी की सैलरी से ज़्यादा है। तो हम जब इस तरह के सवाल करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस कितना, यानी कितने की इंक्रीज़ है। जाहिर सी बात है कि ए की सैलरी 5000 है और बी की सैलरी 4000, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 1000 रुपये। अब हम फिर से मानेंगे कि मानिए z प्रतिशत जो है वो है एज की सैलरी का इंक्रीमेंट फ्रॉम बीस की सैलरी, यानी कि ए बी की सैलरी से इतना प्रतिशत ज़्यादा है। तो जब हम सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे जो कि हर सिंपल मैथमेटिक्स समझने वाले इंसान को आता है, कि हम मानेंगे कि z% ऑफ बीज सैलरी इज़ इक्वल टू द इंक्रीमेंट, यानी कि जो 1000 की बढ़त हुई है वो z प्रतिशत है बी की सैलरी का। ठीक है, तो उसके बाद z प्रतिशत की जगह z अपॉन 100 इंटू बी की सैलरी कितनी थी हमारी 4000, उसके बाद इंक्रीमेंट कितने की थी 1000। फिर से हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे 1000 अपॉन 4000 इंटू 100 एंड दैट गिव्स अस द आंसर ऑफ 25%। ठीक है, यानी कि 25% जो है वो आंसर है। 25% से ए की सैलरी बी की सैलरी से ज़्यादा है। चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, या नेक्स्ट सवाल मुझे कहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि हाँ। आइए, तो नेक्स्ट सवाल से पहले हम कुछ बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन्स जान लेते हैं। जी हाँ, ये उन बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन्स की बात मैं यहाँ कह रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मेरा सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स आपके लिए कि इन बेसिक परसेंटेजेस को आप याद कर लें, या घोट के पी लें, या अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो वहीं पे सॉल्व कर लें। बट मेरा ये मानना होता है कि अगर आपको समय बचाना है तो बेटर है कि ये सारे परसेंटेज के जो माप हैं वो आपको फ्रैक्शन में याद हो। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और चाहें तो इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे संबंधित जो PDF फाइल होगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आप सभी के लिए कन्वीनियंट रहे पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब फिर से हम कुछ नए प्रॉब्लम सम्स लगा लेते हैं, और प्रॉब्लम सम्स लगाने के लिए जैसा देख ही रहे हैं, पहला सवाल आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। यानी कि if 15% of 45% of a number is equal to 105.3 then what is the value of 24% of that number। तो जैसा कि आप ये सवाल अच्छे से देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है। जी हाँ, ये x नंबर है। अब हमें करना क्या है, हमें इस नंबर का पहले तो 15% निकालना है, लेकिन किसका, उसके 45% ऑफ x का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द 15% ऑफ 45% ऑफ x इज इक्वल टू 15/100 इंटू 45/100 इंटू x इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी दी हुई थी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी, जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दैट इज 105.3। तो ये 105.3 से आप इक्वेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि फाइनली आपको आंसर देगा 1560 का। जी हाँ, आपका फाइनल आंसर कितना है 1560। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जी हाँ, किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ 500। वेल, ये काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे इसके लिए कलम तक चलाने की ज़रूरत है, और लेकिन मुझे ये लगता है कि आप सभी को इसके लिए बुद्धि चलाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी बुद्धि चलाइए, अपने पेन पेपर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि परसेंटेज में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है, two students appeared in an examination. One of them secured 17 marks more than the other, and his marks was 60% of the sum of their marks. What are the marks obtained by them? जी हाँ, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम में बैठे जैसे कि आप और आपका फ्रेंड,
और आपके फ्रेंड ने आपसे 17 नंबर ज़्यादा लिया है एग्ज़ाम में, लेकिन जो उसके नंबर है दैट इज़ इक्वल टू द 60% ऑफ द सम ऑफ योर एंड हिज मार्क्स। जी हाँ, जो आपके और उसके नंबर मिलके हैं उसका 60% ही आपके फ्रेंड के नंबर हैं। तो अब आपको बताना है कि आप दोनों के नंबर कितने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो पहला स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स है वो x है, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स y हैं। चूँकि आपके फ्रेंड ने आपसे ज़्यादा स्कोर किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने ज़्यादा स्कोर हुए हैं, 17 नंबर। जी हाँ, 17 नंबर ज़्यादा है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका दोस्त है उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, द 60% ऑफ द टोटल मार्क्स दैट यू एंड योर फ्रेंड गॉट टुगेदर। जाहिर सी बात है आपके और आपके दोस्त के नंबर x + y है और उसका 60% आपके दोस्त के नंबर है। तो ये दो इक्वेशन आ गए आपके पास। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मिनिमम इक्वेशंस आपको चाहिए होते हैं किसी सवाल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 2 अननोन हैं, एक है आपका नंबर और एक है आपके दोस्त का नंबर, यानी x एंड y। तो जाहिर सी बात है जब मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको कितने चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए, 2। हमारे पास सामने स्क्रीन पर 2 इक्वेशंस आ गए, तो अब हम इन दोनों को आराम से क्रॉस वेरिफिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1 और 2 को यूज़ करते हुए, खासकर 2 को यूज़ करते हुए पहले तो ये वैल्यू निकाल ली y की कि y कितना है। तो y हमने निकाला 60/100 इंटू x + y करके। तो y को हम ले आएंगे फिर x के फॉर्म में। जी हाँ, क्या ले आएंगे, y को हमने ले आया x के फॉर्म में अपॉन सॉल्विंग द इक्वेशन। आप सभी अपने कॉपी किताबों में सॉल्व करके पता कर लें कि इसके फाइनल इक्वेशन कितने आएंगे। और उसके बाद हमने y को 3x/2 का वैल्यू प्रोवाइड किया। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने पहले वाले इक्वेशन पे। पहले इक्वेशन में क्या था कि y = x + 17। यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि x + 17 = y। लेकिन अभी तो हमने निकाला कि y क्या है, 3x/2 है। तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। जब इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन रह जाएगा तो जाहिर सी बात है वो इक्वेशन अल्टीमेटली आपको उस अननोन का वैल्यू दे देगी। तो इसीलिए हमने दोनों साइड में x की वैल्यू ले आई। अब उस x को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पाते हैं कि x की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ गई है, x = 34। जी हाँ, कितना आया है x का वैल्यू, 34। और y की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना पा रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे y 3x/2 है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 3/2 इंटू द वैल्यू ऑफ x भी आप कर सकते थे, या फिर आप इस पहले इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा पहला इक्वेशन था, जहाँ पर आपने ये पाया था कि आपके दोस्त के नंबर आपके नंबर से 17 नंबर ज़्यादा हैं। अगर आपके नंबर 34 हैं तो आपके दोस्त के नंबर जाहिर सी बात है 51 होंगे। तो इस तरह से आपने इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल दिए। मैं होपफुल हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो वापस से आप रिवाइंड करके सवाल को देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश करें कि अपने सोल्यूशन को एट द एंड ऑफ द टाइम लिखें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय द फर्स्ट स्टूडेंट इज 34 एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द सेकंड स्टूडेंट इज 51। इस तरह से लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा आसानी पड़ती है आपके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने में विदाउट मच प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि फिर से हम सैलरी की बात करें। जैसा मैंने कहा था सैलरी के सारे सवाल ज़्यादा आसानी से समझ में आते हैं, तो फिर से हम सैलरी की बात करते हैं कि ए की जो सैलरी है, जैसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एज सैलरी इज़ 40% मोर देन बीज। जी हाँ, कितने प्रतिशत, 40% ज़्यादा है बी की सैलरी से। और बी की जो सैलरी है वो सी की सैलरी से, सॉरी ये मिट गया है, ये सी है, सी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, 30%। तो ए बी से 40% ज़्यादा कमाता है और बी सी से 30% कम कमाता है। अब क्वेश्चन में है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ सी एंड ए इज़ 1200 रुपीज़। जी हाँ, अगर सी और ए के सैलरी के बीच का जो फ़र्क है वो है 1200 रुपये, तो बताइए सी की मंथली सैलरी क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एज आई सेड कि हमेशा अज्यूम या अजम्पशन से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो मंथली सैलरी है ए की वो ए ही है, बी की बी ही है और सी की सी ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ए की सैलरी 40% ज़्यादा है बी की सैलरी से। 40% ज़्यादा की मतलब है कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी की 140% होगी। जी हाँ, यही हमने यहाँ पे किया भी है। तो 40% ऑफ बी की जो सैलरी है प्लस बी, यानी कि 140 ऑफ बीज सैलरी अपॉन 100।
इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि a कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ b एज 7/5 ऑफ b इज इक्वल टू a। जी हाँ, a को हमने b के फॉर्म में ले आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे बी की सैलरी के लिए भी। अब बी की सैलरी हमने क्या देखा था क्वेश्चन में कि बी की सैलरी सी की सैलरी से 30% कम है, यानी कि सी की जो ओरिजिनल सैलरी है उससे जो हम 30% माइनस करेंगे, या अगर हम उसे 100 मान के चलते हैं तो उसकी सैलरी हो जाती है 70C/100। जी हाँ, 70% ऑफ सी की सैलरी इज बी की सैलरी। बस इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे और बी को भी सी के फॉर्म में ले आएंगे। अब हमारा थर्ड कंडीशन है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। हमारे पास यहाँ 3 अननोन है तो कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए। 2 इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं, एक और ये 2। अब हमें तीसरा इक्वेशन के लिए हम थर्ड कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ सी एंड ए इज़ 1200 रुपये, और हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि सी माइनस ए इज इक्वल टू 1200 रुपये। जी हाँ, सी माइनस ए इज इक्वल टू 1200 रुपये। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि सी माइनस ए की जगह अब हम फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जी हाँ, क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं जो कि 7/5 ऑफ डी है, इज इक्वल टू हम 1200 रखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, जो यहाँ बी की वैल्यू है वो हम सेकेंड इक्वेशन से सी की वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी कि बी क्या था वहाँ पे 7/10 ऑफ सी था। अच्छा, अब मैंने ये सी क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको सी की मंथली सैलरी निकालनी है, तो कोशिश कीजिए कि आपका इक्वेशन भी सी में आ जाए ताकि आपको सोल्यूशन निकालने में आसानी भी हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो ए की सैलरी निकाल के फिर सी की सैलरी निकालने में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए कि जो क्वेश्चन है या जो इक्वेशन है उसमें अननोन सी ही हो, इसीलिए मैंने यहाँ बी की जगह सी की वैल्यू डाली जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन में देखी थी। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमने पाया कि c माइनस 49/50c विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 1200। अब सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए और c की वैल्यू निकालिए। c की वैल्यू कितनी आई, 60,000। जी हाँ, तो मंथली सैलरी c की हमारी क्या मिली, 60,000 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने में आपको देर लगती है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बाकी सब आपके लिए आराम की बात है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें लोग अक्सर गड़बड़ी करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको अच्छे से देखें। इस क्वेश्चन को जैसा आप देख रहे हैं, इस सवाल में पूछा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 8% एनुअली। जी हाँ, हर साल एक टाउन का पॉपुलेशन 8% से बढ़ता है। अगर उसका प्रेजेंट यानी कि उस टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है तो उस टाउन का जो पॉपुलेशन था वो एक साल पहले क्या था। तो इस तरह के सवालों में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक गाइडलाइन रहेगी कि इस तरह के सवालों में एक सिंपल सा चीज़ लगाइएगा कि जिस चीज़ को आपको निकालना है, यानी कि अगर आपको एक साल पहले का पॉपुलेशन निकालना है तो एक साल पहले की पॉपुलेशन को ही अननोन मान के चलिए। जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ मैंने एक्स किसको माना, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अ ईयर अगो, यानी एक साल पहले का जो पॉपुलेशन था टाउन का उसको मैंने अननोन माना। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000। चूँकि हर साल उस टाउन का पॉपुलेशन 8% से बढ़ रहा है, तो मैं ये अगर मानूं कि एक साल पहले इसकी पॉपुलेशन 8 थी तो इस साल इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो उस x का 8% बढ़ा के होगी, यानी कि x प्लस 8/100 ऑफ x विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द प्रेजेंट ईयर। अब प्रेजेंट ईयर में क्या वैल्यू है उसकी, 54,000। बस सिंपल इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, और आंसर आपका फाइनली जो आएगा वही उस पर्टिकुलर टाउन की एक साल पहले की पॉपुलेशन थी जो कि थी 50,000। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बनता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है हमारा एक एलॉय से संबंधित। एलॉय आप सभी जानते हैं एलॉय क्या होता है, जब मोर देन 2 मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का जब हम लोग ये करते हैं, एमलगमेशन करते हैं या उनको मिलाते हैं ताकि उस टोटल उन दोनों की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल के एक नई तरह की हाइब्रिड दे जो कि बेहतर हो प्रॉपर्टीज़ में, जैसे स्ट्रेंथ में, लस्टर में, टेक्सचर में, तो उसे हम एलॉय कहते हैं। एलॉय कुछ है नहीं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर। जी हाँ, 40% कॉपर, 32% निकल और रेस्ट जिंक। जी हाँ, यानी कि एक एलॉय में 3 चीज़ें हैं, कॉपर, निकल और जिंक। कॉपर 40%, निकल 32% और बाकी का जिंक। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द जिंक
जी हाँ, इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। 1 kg ऑफ एलॉय में जिंक का मास कितना है। तो आइए हम इस सवाल पे चलते हैं और आखिरी बार चलते हैं कि क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हम मान के चलते हैं कि एलॉय की वेट है 1 kg, क्योंकि सवाल में भी यही पूछा गया है कि जिंक का वेट 1 kg एलॉय में कितना है। तो मान के चलिए कि एलॉय का ही वेट 1 kg है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉपर का प्रतिशत दिया हुआ है 40%। जी हाँ, 40% आपकी कॉपर का प्रतिशत है और निकल का 32%। जाहिर सी बात है जो जिंक का प्रतिशत होगा वो कितना होगा, जो बाकी का बचा, यानी कि 100 में से 40 और 32 माइनस कर दिएगा तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा विच इज़ 28%। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपके पास ये 28% निकल गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जिंक 28% किसका होगा, मास ऑफ द कॉपर का, मास ऑफ द एलॉय का। बस कर देना है 28% 1 kg का। अब चूंकि 1 kg का 28% निकालिएगा तो आंसर kg में आएगा। हम कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा अच्छा है कि ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, इसीलिए हमने यहाँ पे 1000 ग्राम्स कर दिया और जो फाइनल हमारा आंसर आया वो आया 280 ग्राम्स। जी हाँ, 280 ग्राम। बस यही आपका सोल्यूशन है। अब आपके पास 2 और सवाल बचे हैं, लेकिन इन दोनों सवालों में मैंने सोल्यूशन नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप परसेंटेज निकालना और परसेंटेज के सवालों को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी सभी स्टूडेंट से कि ये जो आखिरी के 2 सवाल हैं इसे आप खुद से सॉल्व करें। दोनों सवालों के आंसर यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना देखें और खुद से सॉल्व करके आंसर निकालें। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके आंसर्स अगर कमेंट बॉक्स में आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी और उसे चेक करके बताऊंगी। तो इस तरह से मेरे आज का फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहाँ ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया हो। अगर आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर aspirants_today पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे फिर फॉलो कीजिए। आपके अपने वैल्यूबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फिर से आप लोगों से मिलने आती हूँ अपने सेकंड क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ जल्द ही। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।